हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को, जो कि वर्ष 2025 का मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं और इस पूरे मॉडल पेपर को आप देख लेते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो क्लास 12 केमिस्ट्री का 2025 में केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसमें आप कम से कम इस क्वेश्चन पेपर में से 60% मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में से यानी 60% क्वेश्चन आप अगले जो पेपर आने वाला है हमारा अब 2025 में, उसमें आपको इसी क्वेश्चन पेपर में से 60% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 थी, उसका ये रसायन विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र है और इसके लिए हमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। और इसका जो पेपर कोड है ये है 347 GE। और ये जो मैं जिसमें से आपको ये करा रहा हूँ, ये अनफोल्ड पेपर है। ये आपको मार्केट में 40 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको मार्केट में किसी भी बुक सेलर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये 40 रुपये में मात्र आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें सभी वर्षों के जैसे 2024 का जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनके सभी सेट और कंप्लीट सेट यहाँ पर दिए होते हैं इसमें। तो आज इसका जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला ऑप्शन है किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं विलय के कणों की संख्या पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो आपको निशान लगे हुए दिख रहे हैं, ये मैं अभी इस वीडियो से पहले जो है इसको वीडियो बना रहा था इस मॉडल पेपर की, तो वहाँ पर जो है थोड़ा फ़ोन में जो है कमी हो जाने के कारण वॉइस मिसमैच होने के कारण यहाँ पर जो है वीडियो मुझे रोकना पड़ा और मैं अब इस वीडियो को ही दोबारा बना रहा हूँ। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये मैं आपके लिए जो पहले से ही इनको लगा कर लाया हूँ विकल्पों को, मैं आपको हाथों हाथ बताऊँगा इसका सोल्यूशन भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो खंड खा है, दूसरा क्वेश्चन विकल्प है वो है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये होती है +7। कैसे? जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम Mn को मान लेंगे x प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है -2 और ऑक्सीजन है 4, तो 4 दूनी 8 यानी -8 हो जाएगा। और पोटेशियम की होगी +1। तो +1 जब ये -8 में से आप +1 को घटाएंगे तो -7 बचेगा और -7 जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा +7 और यही हमारा ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर खंड खा है उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 +7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का खंड गा है CONH3 का होल 4 और Cl2 और Cl में CO की उपसर्ग संयोजन संख्या है। तो किसी भी उपसर्ग संयोजन यौगिक में जितने लिगैंड होते हैं, जितने भी लिगैंड होंगे उन्हीं के बराबर हमारे उपसर्ग संयोजन संख्या होती है, या फिर कह सकते हैं जितने भी हमारे उपसर्ग संयोजक बंध होंगे उन्हीं के बराबर उपसर्ग संयोजन संख्या होती है। तो सहसंयोजी बंध यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 6 बॉन्ड बनेंगे, या फिर बोल सकते हैं 6 लिगैंड हैं। तो यहाँ पर जो उपसर्ग संयोजन संख्या होगी वो होगी 6। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घा इटार्ड अभिक्रिया में टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है CrO2 और Cl2, यानी CrO2 और Cl2। क्वेश्चन नंबर घा का हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़ा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से होने पर प्राप्त होता है। जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हमारा पांचवा विकल्प है और ये विकल्पों में अंतिम विकल्प भी है। ये हमें दिया हुआ है कि किसी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ये आप कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कक्षा 8 में भी आपने शायद इसको पढ़ा होगा। ये आप अच्छी तरह जानते भी होंगे कि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंडों को हमने सोल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते। अब हम बढ़ते हैं हमारे लिखित प्रश्नों की ओर, सोल्व करने वाले प्रश्नों की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का। और खंड का में हमें दे रखा है कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमें किसी
विलयन की मोलरता तथा मोलरता में अंतर स्पष्ट करना है और इनके ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, या अगर हम इनके ताप में परिवर्तन कर दें तो ये किस प्रकार परिवर्तित होंगे, हमें इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरे के क का उत्तर जो अभी हमने आपको बताया है उसका पहला मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर हम किसी भी विलयन के 1 लीटर में जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होगी, कितने मोल घुले हुए हैं, उसी को ही हम बोलते हैं विलयन की मोलरता। और इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और विलेय के मोलों की संख्या को हम निकालते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो यहाँ पर विलेय के जो मोलों की संख्या है उसकी जगह हमने क्या रख दिया है, यहाँ पर ये रख दिया है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार जो मोलरता का सूत्र आया वो हो गया विलेय का भार ग्राम में और बटे विलेय का अणु भार और विलयन का आयतन लीटर में। तो अब मोलरता आपने देख लिया, अब हम देखते हैं मोलरता क्या होता है। अंतर हमें स्पष्ट करना था। तो मोलरता क्या है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यहाँ पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित था और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता का सूत्र होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किग्रा में। तो मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणु भार और बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो इस प्रकार ये मोलरता और मोलरता मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन और सूत्र को समझा दिया है। अब मैन हमसे पॉइंट में पूछा गया था कि ताप पर इन दोनों के अगर इन दोनों का हम ताप बढ़ाएं या घटाएं तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता का ताप घटाने पर या बढ़ाने पर मोलरता पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है। क्योंकि मोलरता में क्या होता है, आयतन होता है और आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि द्रव्यमान भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का था वो आपको बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो दूसरे का खंड खा, पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरे के ख का उत्तर है हमारा, पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब पायरोलोसाइट MnO2 को वायु की उपस्थिति में कॉस्टिक पोटास के या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं तो हमें पोटेशियम मैंगनेट का हरा द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो पहले हमने पायरोलोसाइट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गलाया यानी गर्म किया तो हमें पोटेशियम मैंगनेट का हरा द्रव्यमान प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पायरोलोसाइट है, इसको हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जलाया है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया, गलाया, जलाया तो हमें प्राप्त हुआ पोटेशियम मैंगनेट। यानी हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हुआ प्लस 2H2O यानी जल भी प्राप्त हुआ। ये पोटेशियम मैंगनेट का हरा द्रव्यमान हमको प्राप्त हुआ है। अब हम पोटेशियम मैंगनेट को लेते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन के साथ इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी तो हमें प्राप्त होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पुनः पोटेशियम मैंगनेट की क्रिया, यहाँ पर ये जो हमें पोटेशियम मैंगनेट प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया क्लोरीन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड की धारा से कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और जिन्हें पृथक कर लिया जाता है यानी जिन्हें अलग कर लिया जाता है। तो ये इसका रिएक्शंस दिया हुआ है यहाँ पर पोटेशियम मैंगनेट हमने लिया यहाँ पर ये पोटेशियम मैंगनेट है और इसका कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित किए हमने इसमें तो हमें प्राप्त हुआ पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम आप लिख लेंगे। ये पोटेशियम मैंगनेट है और यहाँ पर ये मैंगनेट आयन हमें फिर से मैंगनेट आयन का अपक्षेप पायरोलोसाइट का जो है अपक्षेप हमें प्राप्त हुआ है और पोटेशियम कार्बोनेट है। तो इस प्रकार जो हमारा पायरोलोसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट की निर्माण विधि थी ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी और मैं आशा करता हूँ कि अब आपको जो इससे संबंधित विधि से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट दूसरे का खंड गा है। उपसर्ग संयोजन यौगिकों में आयनन समाव्यपता तथा बंधनी समाव्यपता को उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसर्ग संयोजन यौगिक कई प्रकार की समाव्यपता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से हमें कुल 2 समाव्यपताओं को बताना है। पहला आयनन समाव्यपता और दूसरा बंधनी समाव्यपता, और इनके उदाहरण भी हमें देने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी आपको स्पष्ट करा देते हैं, सोल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के ग का उत्तर। तो आयनन समाव्यपता, सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग संयोजन यौगिकों की आयनन समाव्यपता। जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है और विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, यानी जिन यौगिकों का अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन उनको अगर हम जल में घोलें या किसी विलयन में घोलें तो वो अलग अलग आयनों में बढ़ जाते हैं। और तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनको कहते हैं हम आयनन समव्यपती, और इस घटना को आयनन समव्यपता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 समव्यापी लिए हैं यहाँ पर, CONH3 Br SO4 एवं एक दूसरा इसी प्रकार का यहाँ पर समव्यापी है CONH3 और SO4 Br। तो यहाँ पर क्या हुआ है, SO4 यहाँ पहुँच गया और Br यहाँ, बस अणु सूत्र समान है, और इस प्रकार की जो समव्यपता है उसको हम बोलते हैं आयनन समव्यपता। अब नेक्स्ट हमारा है बंधनी समव्यपता। ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगैंड होते हैं। तो उभय दंतुक लिगैंड क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभय दंतुक लिगैंड। तो ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगैंड विद्यमान हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के 2 दाता परमाणु से उपसर्ग संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हो। ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगैंड विद्यमान हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के 2 दाता परमाणु से उपसर्ग संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हो, बंधन समव्यपी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार की समव्यपता को बंधनी समव्यपता कहते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर CONH3 NO2 और Cl2। ये दूसरा समव्यपी है इसका CONH3 ONO, बस केवल यहाँ पर जो यहाँ पर O2 था, ये इसका एक ऑक्सीजन इधर आ गया, यानी ONO और Cl2। बस ये जो होता है ये पीला भूरा ठोस होता है, और इसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और इसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इनके गुणों में भी जो है भिन्नता पाई जाती है, और इसी कारण इसमें जो बंधनी समव्यपता, इसको क्या कहते हैं, इस समव्यपता को हम बोलते हैं बंधनी समव्यपता। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, प्रश्न संख्या 2 के ग का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरे का जो हमारा अंतिम खंड है, या फिर दूसरे का जो घा खंड है, वो है हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रावी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं, कि क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यानी हेलो एल्केनों में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि को हमें समझाना है। तो चलिए हम इस क्रिया विधि को भी स्पष्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्रिया विधि क्या होती है यहाँ पर देख लेते हैं, कि यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। जो SN1 रिएक्शन है ये 2 पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड आयनित होकर एक समतलीय कार्बोधनायन बनाता है, यानी एक कार्बोकैटायन बनाता है समतलीय, वो भी। और ये क्या होगा, पहले पद में एल्किल हैलाइड से आयनित होकर, और दूसरे पद में आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो समतलीय कार्बोधनायन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। और पद 1 जो होता है वो प्रथम पद, जिसको हम बोल सकते हैं प्रथम पद, मंद होता है, और यही जो अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद होता है, यानी यह अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद है। और यही कारण है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अभिक्रिया में निर्मित कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। इसी कारण से जो है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता अभिक्रिया में निर्मित जो कार्बोधनायन होता है उसकी स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन का प्रथम पद है वो हम यहाँ पर दिया हुआ है, ये मंद पद होता है, और ये है यहाँ पर R1 R2 R3। यहाँ पर कोई भी एल्किल ले सकते हैं आप, R1 R2 R3, यानी R1 की जगह कोई से भी 3 एल्किल ले सकते हैं, और ये जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से। और ये यहाँ पे X क्या है, X है हैलाइड होते हैं हेलोजन परिवार के सदस्य। तो वो लेकर आप जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको समतलीय कार्बोधनायन बनेगा, ये है समतलीय कार्बोधनायन।
कार्बोधनायन। ये समतलीय कार्बोधनायन है। ये मैं आपको एरो लगा कर दिखा देता हूँ। समतलीय कार्बोधनायन है जब, और साथ में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा हैलाइड। और दूसरा पद होता है इसका मंद। दूसरा पद भी मंद होता है, लेकिन ये पहले पद की तुलना में थोड़ा तीव्र होता है, लेकिन होता ये भी मंद ही है। तो दूसरा पद में क्या होगा, अब ये जो हमारा कार्बोधनायन है, इसकी क्रिया हम जब न्यूक्लियोफाइल, यानी इस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और अटैक करता है तो यानी इस पर जाकर जो है सिंगल बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल अटैक्ट हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार हमें प्राप्त होगा R1 R2 R3 और सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर धनायन था, एक इकाई धनावेश है, इस पर एक इकाई ऋणावेश है। तो जब इस पर अटैक करेगा तो इसका जो ऋणावेश है वो इस एक इकाई धनावेश के कारण क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, दोनों जो है संतुष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार एक और दूसरा हमारा यहाँ पर R1 इसी प्रकार का एक यौगिक बनता है, R1 सिंगल बॉन्ड R3 R2, और न्यूक्लियोफाइल इस साइड में आ जाता है। और ये जो अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। और मुझे उम्मीद है कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको इसका फिर से एक बार जो है दृश्य दिखा रहा हूँ, तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब हमने जो है जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसके सभी खंडों को हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का खंड का है, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। तो अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम को हमें लिखना है, और इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देखते हैं, और इसको आप भी अच्छी तरह तैयार करेंगे, क्योंकि ये प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले सभी क्वेश्चन हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के क्या क्या उत्तर। तो राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और इसी को ही हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो यानी अगर हम किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाएं तो उसका जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो उसके यानी विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। इसी को हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N प्लस N। तो यहाँ पर जो हमारा P0 और PS हैं ये क्रम से विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं, और N विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो जो N है यहाँ पर ये N विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। अब ये यहाँ पर N जो है स्मॉल n जो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। और अब नीचे हमें और आगे को दिया हुआ है, यदि विलयन अति तनु हो, यदि विलयन मान लीजिए कि भाई बहुत पतला है या तनु है, तो उस कंडीशन में n का मान क्या हो जाएगा, n की अपेक्षा बहुत कम होगा, यानी n और प्लस n और n का योग अगर हम करें, n और n के मान को जोड़ें तो विलेय और विलायक का जो मोलों की संख्या होगी वो लगभग में समतुल्य होगी n के, यानी n प्लस n का मान n के बराबर हो जाएगा, और ये होगा P0 माइनस PS अपॉन P0। तो इस n प्लस n की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर n रख देंगे, क्योंकि n प्लस n लगभग में n के बराबर है, तो यहाँ पर n रख दिया। और ये जो नियम है, ये जो सूत्र है, ये लागू होता है केवल ज़्यादा तनु विलयनों पर। तो इस प्रकार ये जो राउल्ट का नियम था ये भी हमने बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, और आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे का खंड खा है, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो हमें एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या तीसरे के ख का उत्तर, जब हम एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो क्या होता है, किसी यौगिक से जल का एक अणु निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। कोई भी यौगिक है अगर उससे जल का एक अणु निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण।
और जब हम एथिल अल्कोहल का 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल है और इसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने निर्जलीकरण कराया तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ CH3CH2O CH3CH2, यानी ये डाई एथिल ईथर का स्ट्रक्चर है या सूत्र है। और साथ में हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ जल H2O, ये जल का अणु जो है यहाँ से विस्थापित हो गया है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का खंड खा था वो भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 के खंड गा की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा है, फैलिंग विलयन तथा शिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो फैलिंग विलयन और शिप अभिकर्मक के माध्यम से हमें एल्डिहाइड और कीटोनों में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या दूसरे का जो गा है उसका उत्तर यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो ये है कि जब हम एल्डिहाइड की फैलिंग विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन जब हम कीटोन की फैलिंग विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार एक अंतर हमने आपको यहाँ पर समझा दिया कि जब हम एल्डिहाइड की फैलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन जब कीटोन की फैलिंग विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और इसी प्रकार जब हम एल्डिहाइड की शिप अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। एल्डिहाइड की शिप अभिकर्मक से कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और जब कीटोन की शिप अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लाल या गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये सभी क्वेश्चनों को लिखा है अपने हाथों से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके साथ के सभी बच्चे हैं कोई भी जो है एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से वंचित ना रह जाए, तो सभी अच्छे अंक प्राप्त करें। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जो हमारा तीसरे का खंड गहा है वो है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विभेद कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित करना है तथा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विभेद करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। तो प्रश्न संख्या तीसरे के घ का उत्तर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, यानी ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, एल्डिहाइड CHO और कीटोन यानी CO समूह विद्यमान होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम देखते हैं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर। तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर भी जो है करना था। तो ग्लूकोज पहला क्या होता है, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लूकोज को हम अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं और फ्रक्टोज में क्या होता है, इसे हम फलों की चीनी के नाम से जानते हैं। दूसरा है, यह 6 सदस्यीय बलय है और यह है 5 सदस्यीय बलय है, यानी इसमें 6 कार्बन पाए जाएंगे और इसमें 5 कार्बन वाली जो है बलय पाई जाएगी। तीसरा है हमारा, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है, यानी जो ग्लूकोज होता है ये बहुत ही अच्छा ऊर्जा स्रोत है शरीर के लिए। और तीसरा जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों को जो है उपयुक्त ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। हमारा चौथा है, यह कम लिपोजेनिक होता है और चौथा इसमें है फ्रक्टोज में है, यह अधिक लिपोजेनिक होता है। और पांचवा है, यह कम वसा उत्पादन करता है, जबकि जो हमारा फ्रक्टोज है यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमने उसकी परिभाषा देखी, फिर उसके बाद हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कुछ मुख्य अंतरों को। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चौथे के का जो हमारा प्रश्न है वो दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। और 0.6 ग्राम यूरिया, यानी जिसका मोलर यूरिया का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार हमें इसका वो दे रखा है हमें अणुभार या मोलर द्रव्यमान 60, और इसके 100 ग्राम जल में जो है घोला गया है बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हमें दे रखा है 0.52 किलो केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, तथा जल का क्वथनांक हमें दे रखा है 373.15 केल्विन है। तो
तो मैं इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 0.6 ग्राम मोलर द्रव्यमान 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए और जल का मोनल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स है तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है और ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर, यदि हम 1000 ग्राम विलायक में एक पदार्थ के 1 मोल को घोल दें तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। और इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो फॉर्मूला है वो है KB बराबर डेल्टा TB इंटू M। यहाँ पर M क्या है? M अणु भार है विलेय का, यानी M विलेय का अणु भार है और W, ये जो कैपिटल W है ये विलायक का भार है और स्मॉल w यहाँ पर विलेय का भार है और गुणा 1000। तो चलिए इन संकेतकों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो विलेय का भार यहाँ पर हमें W है, विलेय का भार, और साथ ही साथ हम इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व करने वाले हैं जो हमें दिया था। तो विलेय का भार हमें न्यूमेरिकल में दिया था 0.6 ग्राम। तो विलेय का भार स्मॉल w है और ये हमें दे रखा है 0.6 ग्राम। और विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर जो स्मॉल m दिया है ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। ये क्या है? ये m है, स्मॉल m, और ये हमें दे रखा है कितना? ये हमें न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है 60। और जो विलायक का भार है, हमें विलायक का भार भी दिया हुआ है, विलायक का भार ये कैपिटल W है और ये हमें दिया हुआ है कितना? विलायक का भार दिया हुआ था 100 ग्राम जल, यानी 100 ग्राम जल था तो 100 ग्राम हमारा विलायक का भार हो गया। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था TB, T और B हमें निकालना है। तो ये क्या है? TB यहाँ पर जलीय विलयन का क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक। तो जलीय विलयन के क्वथनांक को हमें ज्ञात करना है और साथ में हमें यहाँ पर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है KB, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें दिया हुआ है, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB का मान कितना दिया हुआ था? ये दिया है हमें 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। तो हमने जो मान दिए थे वो हमने लिख ले हैं और अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूले की ओर, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और हमें एक चीज़ और यहाँ पर हमें दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है जल का क्वथनांक हमें दे रखा है। तो जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है TB नॉट, और ये दे रखा है हमें TB नॉट बराबर कितना दे रखा है? 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन हमें दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा TB बराबर, यहाँ से डेल्टा TB हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000, यानी ये ऊपर पहुँच जाएगा, इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार से आपको TB का मान आएगा। तो अब यहाँ पर हम मान को रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, जो हमें मान दिए हैं 1000 हम ऐसे ही रहने देंगे
इंटू के बी का मान हमें कितना दिया है 0.52 और इंटू स्मॉल डब्लू बिले का भार कितना है 0.6 अपॉन स्मॉल एम का मान यानी अणु भार कितना दिया था 60 और इंटू कैपिटल डब्लू ब्लैक का भार कितना है 100 ग्राम। तो इस प्रकार हमने सभी मानों को रख दिया है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो जीरो हैं, इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 6 से हम इसको काटेंगे तो ये 0.1 बार कैंसिल होगा, 0.1 आएगा और 0.1 की जब हम मल्टीप्लाई 0.52 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा टीवी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.1 की गुणा मल्टीप्लाई जब हम 0.52 से करेंगे तो 0.052। यहाँ पर दशमलव 3 अंकों के बाद हो जाएगा क्योंकि गुणा में जो जितनी अंकों के बाद दशमलव होता है वो हम उन सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, जल के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है इसका मात्रक होता है केल्विन। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न संख्या चौथे का था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आपके हर बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष देखने को मिलेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चौथे का खा क्वेश्चन यानी खंड खा हमें दिया है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो प्रश्न संख्या चौथे के ख का उत्तर है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। तो पहले हम विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ हमने लिख लिया विद्युत रासायनिक सेल, दूसरी तरफ है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के जो पहला पॉइंट है वो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और जो विद्युत अपघटनी सेल है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा है इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इसमें कुल मुक्त गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी, यानी जो कुल मुक्त गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन होता है ये 0 से कम होता है, यानी डेल्टा जी जो होता है क्या होता है 0 से कम होता है। और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें कुल मुक्त गिब्ज ऊर्जा जो परिवर्तन है डेल्टा जी ये अधिक होता है 0 से। तो इस प्रकार ये हमने विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर को स्पष्ट किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया था इसी क्वेश्चन में, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटे की चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है और इसी को ही हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघटे पदार्थ की जो चालकता होती है वो विलयन में जो उपस्थित धनायन और ऋणायन होते हैं उनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला है यहाँ पर लैम्डा इन्फाइनाइटी एम बराबर लैम्डा एम एन ए प्लस, ये धनायन की मोलर चालकता है, प्लस लैम्डा एम सी एल माइनस ये ऋणायन के योग की चालकता है। तो इसके योग के बराबर जो है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटे की चालकता होती है, इसी को हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। और हमसे पूछा था साथ में इसके कम से कम एक अनुप्रयोग के बारे में भी हमें बताना था, कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग। तो ये हमने यहाँ पर आपको कोलराउस के एक अनुप्रयोग को भी लिख रखा है। तो इसका अनुप्रयोग है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो कोलराउस के नियम का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघटे की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटे की मोलर चालकता, ध्यान रखेंगे आप, सांद्रता पर वैद्युत अपघटे की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटे की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा एम सी। सी क्या है यहाँ पर, अनंत वो सांद्रता है किसी सांद्रता पर जो मोलर चालकता है, और ये लैम्डा एम इन्फाइनिटी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और इसी के अनुपात को हम बोलते हैं वियोजन की कोटि। और वियोजन की कोटि ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो चौथे का गा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो खंड
गा है वो है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को परिभाषित कीजिए और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण भी लिखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 के गा का उत्तर है अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया में जो उसके सांद्रता के जो अभिकारकों की सांद्रता होती है उसकी घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे हमने ये एक अभिक्रिया ली है, यहाँ पर A प्लस XB और C+D ये एक अभिक्रिया है और इसका जो वेग दर का व्यंजक होगा वो क्या होगा KA⁴ और V Y। तो यहाँ पर ये सांद्रता है, सांद्रता पद है A, अभिकारक की सांद्रता की घात है ये X और ये है B, अभिकारक की सांद्रता की घात Y। अब ये जो सांद्रता की घात है X और Y, इसी के योग को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगी X + Y, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, उसको देखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पर N2 ये एक अभिक्रिया ली है हमने, तो यहाँ पर N2 के कितने अणु हैं, एक अणु। और यहाँ पर जो अभिकारकों के अणु हैं, यहाँ पर अभिकारकों के ही अणु देखने हैं हमें यहाँ पर सिर्फ। और यहाँ पर H2 जो है ये दूसरा अभिकारक है और इसके कितने अणु हैं, 3। तो 3 अणु ये। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होगी ये होगी 4। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसी क्वेश्चन से संबंधित जो हमसे नेक्स्ट आगे हमसे पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए। तो हम इसको स्थापित करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके व्युत्पन्न की ओर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक अभिक्रिया है जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, A अभिकारक है और इससे कोई उत्पाद यानी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। और हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना प्रारंभिक जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की थी A और उत्पाद की क्या थी 0। और T समय बाद जो सांद्रता है, T समय बाद सांद्रता, T समय बाद सांद्रता यहाँ पर जो है A-X हो जाती है, अभिकारक की सांद्रता A-X और जो उत्पाद की सांद्रता है वो हो जाती है X। अब यहाँ से हम प्रथम कोटि के अनुसार अगर समीकरण के अनुसार वेग स्थिरांक का सूत्र लगाएं तो क्या होगा, प्रथम कोटि के अनुसार, तो प्रथम कोटि के अनुसार यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या होगी, dx/dt बराबर K A, जो हमारा अभिकारक की सांद्रता है K A। और जहाँ पर ये जो K है ये क्या है, वेग स्थिरांक है। अब यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब T समय बाद क्या होगा, यहाँ पर T समय बाद अगर हम देखें तो जो हमारा अभिकारक है वो है A-X। तो इसके अनुसार जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी, dx/dt बराबर K A-X होगी। अब यहाँ से हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ये A-X इधर आ जाएगा और dt को हम भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा dx/A-X बराबर K × dt। अब यहाँ से हम इसका करेंगे समाकलन करने पर, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो चलिए करते हैं इसके समाकलन को। यहाँ से होगा 1/A-X ×
डी एक्स बराबर के हमारा स्थिरांक है तो स्थिरांक का समाकलन नहीं होता, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी। अब 1/a-x का जो समाकलन होगा ये होगा माइनस के log ई बेस a माइनस एक्स बराबर, यहाँ से हमारे पास के ऐसे ही रहेगा और dt का जो समाकलन होगा ये होगा t। dt का समाकलन होता है t, तो गुणा में t आ जाएगा और प्लस जब हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम समाकलित स्थिरांक बोलते हैं या नियतांक बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास dx अपॉन dt ये जो समीकरण था इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब यदि t बराबर 0, यदि समय क्या था 0 था, तो सांद्रता x बराबर भी क्या होगा, सांद्रता x की जो थी वो भी 0 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस के जब समय 0 हो और सांद्रता भी 0 हो तब उस कंडीशन में जो हमारा लॉग ई बेस ए होता है ये बराबर होता है सी के, यानी सी के बराबर होता है। तो इस पर हम यहाँ पर लिख देंगे सी। तो जो सी होता है हमारा समय t बराबर 0 पर और x बराबर 0 पर जो सी का मान होता है वो होता है माइनस के log ई बेस ए। तो इस सी के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, पहले हम एक लाइन यहाँ पर देख लेता हूँ मैं जगह है या नहीं, तो जगह नहीं बची है, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं। तो यहाँ से आप समझ लेंगे, मैं थोड़ा सा जो है यहाँ से कर रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम सी के मान को समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो चलिए रखते हैं। जब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 ये है, तो माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स ऐसी रहेगा, माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स, ये हमारे पास ऐसे ही बराबर के टी भी ऐसे ही रहेगा, बराबर के टी प्लस इस सी की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस लॉग ई बेस ए, सी की जगह रखेंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस ए। तो हमने सी का मान रख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से के टी को हम इधर ले आएंगे, के टी को उधर ही रहने देंगे और लॉग ई को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा के टी बराबर लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला है लॉग एम माइनस लॉग एन का, तो इसको हम लिख सकते हैं के टी बराबर लॉग ई बेस एम ऊपर रहेगा, यानी ये एम की जगह है ए, अपॉन नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स। तो इस प्रकार ये जो हमारा समाकलित वेग समीकरण था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ये हमने सिद्ध कर दिया है, इसको हमने व्युत्पन्न कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप इस समाकलित वेग समीकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो हमारा इधर जो कोटि थी और अभिक्रिया की आणविकता थी ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और हमने जो प्रश्न संख्या चौथे का गा का उत्तर था उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है उसका खंड घा है और घा का भी पहला क्वेश्चन है, LuOH का होल थ्राइज की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो यानी हमें बताना है कि LuOH3 की अपेक्षा LaOH3 अधिक क्षारीय क्यों होता है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का खंड घा है, इसको जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरह देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब हम इनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो घा का उत्तर है ये हमें दिया हुआ है, तो इसका हल हमने लिख लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 के घा का फर्स्ट पार्ट था उसका हल है कि संकुचन के कारण La3+ से Lu3+ तक क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। जो लैंथेनाइडों में संकुचन होता है उसी के कारण La से Lu तक के जो तत्व होते हैं, लैंथेनाइड तत्व होते हैं, उनमें क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, जिससे सहसंयोजी गुण
बढ़ जाता है और इसी कारण LaOH3 की जो क्षारीयता है वो LuOH3 की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं आनी चाहिए आपको, यदि आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तब। तो अब जो क्वेश्चन नंबर चौथे का घ का सेकंड पार्ट है वो है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा यौगिक प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। जो संक्रमण तत्व हैं उसके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके जो आयन होते हैं वो सभी प्राय ज़्यादातर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनके डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसका जो उदाहरण है हमने यहाँ पर ये आपको दिखाया है Cu2 प्लस के माध्यम से। तो Cu2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। तो यहाँ पर डी के अंतिम जो कोश है डी ऑर्बिटल है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन जो है भर रहे हैं और जो कि अयुग्मित है, और इसी कारण ये अनुचुंबकीय होता है और रंगीन होता है। और ये इसका जो Cu2 प्लस आयन का रंग होता है ये होता है नीला। और जो हमारा Cu प्लस आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये रंगहीन भी होता है क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या चौथे का घ था ये भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपको जो है थोड़ा कभी कभी जो है लाइट कम बढ़ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं बल्ब के ही प्रकाश में यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और केवल मोबाइल से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा प्रकाश की समस्या हो सकती है, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, बस थोड़ी ही समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप कहीं मत जाइएगा मेरे साथ, बस इस पूरे मॉडल पेपर को पूरे पैसेंस और धैर्य के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे और हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इसको अपने पैसेंस के साथ ही यदि आज इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 60% क्वेश्चन इसी पेपर में से आपके जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 101% फंसने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए और कॉपी पेंसिल लेकर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करते रहिए, क्योंकि मैं भी आपके ही लिए ये सभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। यदि हमारे इस वीडियो को ऑडियंस ही नहीं देखेंगे तो हमें थोड़ा सा अनमोटिवेशनल फील होता है। तो इसलिए हमारे इस मेहनत को आप थोड़ा उठाइए, इसके लेवल को ऊंचा कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के खंड का की ओर। हमें दे रखा है खंड का 5वें का खंड का है और उसका फर्स्ट पार्ट है ईंधन सेल क्या होते हैं। तो ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो ईंधन सेल क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है और जो H2O2 है उसके 2 लाभों का भी हमें वर्णन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए प्रश्न संख्या 5 के जो खंड का है उसका फर्स्ट पार्ट है ईंधन सेल। तो ईंधन सेल क्या होता है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी यह एक ऐसा सेल है जो सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, किसको, रासायनिक ऊर्जा को। और तथा इसकी दक्षता भी अधिक होती है, इसकी दक्षता भी क्या होती है, अधिक होती है। और इसके लाभ क्या हैं, H2O2 के जो लाभ हैं वो हैं H2O2 सेल ऊर्जा का सतत स्रोत है और इसलिए इन सेलों का जो उपयोग है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। दूसरा है H2O2 सेल प्रदूषण मुक्त कार्य करती है, इसमें कोई हानिकारक सह उत्पाद नहीं होता है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इसमें कुछ खास ज़्यादा समझने वाली भी बात नहीं थी और ये सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें और इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5वें का जो सेकंड पार्ट है खंड का सेकंड पार्ट वो है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और Mg सॉलिड और Mg2 प्लस 0.1 मोल और शैल अभिक्रिया ये हमें दी गई है, आप इसको देख लीजिए शैल अभिक्रिया को। और यहाँ पर दिया गया है हमें E0 दे रखा है Cu2 प्लस या Cu बराबर प्लस का 0.34 वोल्ट और ये E0 का जो है हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं
इन सब की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए इस वक्त और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो अभी शैल अभिक्रिया दी गई थी, मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा एनोड है उस पर अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया पे एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? एनोड पर हमारी रिएक्शन होगी Mg सॉलिड से Mg2+ आयन बन रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का जो है यहाँ से त्याग होगा। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर होगी Cu2+ आयन है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे और यहाँ से बनेगा Cu सॉलिड, कॉपर सॉलिड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग या ग्रहण करना की जो प्रक्रिया चल रही है दोनों में, वो कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या त्याग हो रहा है? वो हो रहा है 2। तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। त्याग करने वाले या ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं n से, और ये n बराबर कितना होगा? 2। और हमें दे रखा है E0 Cu2+ Cu, हमें कितना दे रखा है? प्लस के 0.34 वोल्ट। और साथ ही हमें दे रखा है E0 Mg2+, इसका मान हमें दे रखा है प्लस के 2.37 वोल्ट। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है E0 सेल बराबर E0 एनोड प्लस E0 कैथोड, और इसमें हम मानों को रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सभी मानों को जो है रख देंगे। तो यहाँ से E0 सेल हम ऐसे ही रहने देंगे, ये हमको इसका मान निकालना है। और E0 एनोड का मान हमें दे रखा है 2.37 प्लस E0 कैथोड का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.34। अब हम इसको ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से E0 सेल हमें कितना प्राप्त होगा? 7 और 4 हो जाएगा यहाँ से 11 का 1, और 3 और 3 6, और 1 हासिल का आ जाएगा हमारे पास 7, और ये 2 और 1 हासिल का यानी 3.71 वोल्ट यहाँ से हमें इसका आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2.7 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये मैंने एक हासिल एक्स्ट्रा कैरी कर दिया था यहाँ पर, तो हासिल नहीं था। इस प्रकार जो हमारा E0 सेल का मान आएगा, ये आएगा 2.71 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 का खंड का जो दोनों पार्ट थे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 5वें का जो खंड खा है वो है, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो किसी भी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। और हमें दिया है log 2 का मान दे रखा है 0.3010 तथा log 8 का मान दे रखा है 0.9031। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 के ख का उत्तर है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो जो अभिक्रिया होती है उसके वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। अगर हम किसी अभिक्रिया के ताप को बढ़ा दें तो उसका जो वेग है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभिक्रिया के वेग को दुगना कर देती है। अगर हम किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो उसका जो वेग होगा वो दुगना हो जाता है। और किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। और ये दो ताप हैं, हम इनको 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं।
तो तापीय गुणांक क्या होगा, अल्फा बराबर के 35 डिग्री सेल्सियस यानी 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव था ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न को। तो न्यूमेरिकल्स है, जो हमारा न्यूमेरिकल है वो हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था हमें दिया हुआ था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें ए से कोई उत्पाद बनना है, ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इसके जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है वो क्या होता है, वेग स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं के से। के बराबर होगा 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है। तो अब हमें दिया क्या है, ए दे रखा है हमें। हम मान लेते हैं कि जहाँ ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ जो हमें ए दिया हुआ है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और ए माइनस एक्स ये टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता है। अब यहाँ पर हमें अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। यहाँ पर दिया है कि भाई जो अभिक्रिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया 10 मिनट में 20% होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट बाद जो सांद्रता होगी, 10 मिनट बाद जो सांद्रता है वो क्या है, ए माइनस एक्स, यानी टी समय पर जो सांद्रता थी वो थी ए माइनस एक्स। इसका मान हमें कितना आ जाएगा, ये 20% पूर्ण हो रही है तो पहले सांद्रता हमने मान ली 100 और बाद में 20% पूर्ण हो गई तो इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी 80, यानी 100 में से 20 घटाएंगे 80। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो इस समीकरण में जो हमारा वेग स्थिरांक है तो क्या आएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अपॉन में 50 और यहाँ पर आएगा log 10 बेस 100 अपॉन 80। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे log 10 बेस 100/80 की जब वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास आएगा 0.097 और यहाँ से के का जो मान आएगा वेग स्थिरांक हमारे पास प्राप्त होगा 0.022 इनवर्स। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.022 इनवर्स, यानी 0.022 मिनट इनवर्स। यहाँ से हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास के का मान आ चुका है,
वेग स्थिरांक का मान आ गया। अब यहाँ से हम माना लिखेंगे कि माना t1 समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण होती है। 80% पूर्ण होती है। तो यहाँ पर t जो होगा समय t वो किसके बराबर होगा, t1 के, तथा जो सांद्रता होगी a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, क्योंकि a माइनस एक्स है तो 100 में से 80% पूर्ण हो रही है, तो इसका मतलब सांद्रता कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पर हम समीकरण में मान रखेंगे के बराबर कितना होगा, 2.303 अपॉन t1 इंटू log 10 बेस 100 अपॉन 20। यहाँ पर बाद की सांद्रता a माइनस एक्स कितना आया, 20। यहाँ 20 रख दिया हमने a माइनस एक्स की जगह। इस सूत्र में जो हमारा सूत्र था ये a अपॉन a माइनस एक्स, इसमें 20 रख दिया। अब इसको जैसे ही आप आगे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2.303 अपॉन t1 इंटू log 10 बेस 5। जब इसको आप सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ से कितना आएगा, log 10 बेस 5। जब 20 पंजे 100, 20 से आप इसको काटेंगे तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, log 10 बेस 5 हो जाएगा। यहाँ से k बराबर आएगा, k का मान हम रख सकते हैं, यहाँ से k का मान हमें दिया था तो k का मान रख देते हैं। चलो यहाँ से हम k का मान रख देंगे 0.022 बराबर 2.303 अपॉन t1 इंटू 0.6990। log 5 का मान हमने रख दिया 0.6990। अब यहाँ से t1 का जब हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, t1 बराबर, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, t1 बराबर यहाँ से हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 2.303 इंटू ये यहाँ पर हमारा गुणा में है 0.6990 और t1 इधर पहुँच गया तो ये 0.22 हमारा आ जाएगा, इसके डिवाइड में 0.022। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आपको प्राप्त होगा 72.19 मिनट इनवर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 72.19 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर ये मिनट इनवर्स नहीं होगा, मिनट होगा केवल। तो इतने मिनट का समय जो है अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगेगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं आप इसको जो है व्यवस्थित कर देता हूँ। तो ये अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव और साथ में ये इसका न्यूमेरिकल है और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 का खंड गा है उसका फर्स्ट पार्ट है CrNH3 का होल 6 और ये हमारा एक धनायन दे रखा है 3+ अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4 पर जो 2 इकाई धनावेश है प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। हमें समझाना है कि ये जो दो हमें उपसर्ग संयोजक यौगिकों के आयन दे रखे हैं इन पर 3 धनावेश और 2 धनावेश प्रतिचुंबकीय हैं, आवेश है, और ये इसको हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के ग का उत्तर, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमें CrNH3 का होल 6 और 3+ में जो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है, वो है 3 + 3 है।
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR क्या है, आर्गन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और 3D5 4S1 होता है। और NH3 एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। जो NH3 है क्या ऐसा लिगैंड है, ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए यह 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का कारण नहीं बनता है। NH3 के दुर्बल लिगैंड होने के कारण जो 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन नहीं हो पाता है, इसलिए D2sp3 संकरण से गुजरता है। तो और 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, और यही कारण है कि 3D में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित होते हैं। इस संकुल में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये है अनुचुंबकीय है। अब यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये कैसा पदार्थ है, यह है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब यहाँ पर Cr की अगर हम सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 है, यानी 3D में 5 है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब Cr3+ आयन में क्या होता है, 3D में होते हैं 3 आयन, 1 2 3 सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम CrNH3 का होल 6 3+ चार्ज इस पर लगाते हैं तो यहाँ पर जो Cr है उसमें D2sp3 संकरण हमें देखने को मिलता है, यानी D2sp3 संकरण यहाँ पर ये दर्शाया गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 में के गा में हमसे पूछा गया था कि जो CrNH3 का होल 6 जो है ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, तो हमने आपको पूरे डिटेल में ये आपको समझाया। और Cr के यहाँ पर सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको समझाया। फिर Cr3+ का यहाँ पर दिखाया, फिर दिखाया। फिर इसके बाद में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से CrNH3 का होल 6 3+ में D2sp3 संकरण ये प्रदर्शित करता है, और इसी कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट संकुल हमें दिया हुआ था NiCN का होल 4 2- में। तो NiCN का होल 4 और 2- में क्या होता है, तो इसमें जो है सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। और प्रत्येक संक्रित कक्षक Cn आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो ध्यान से सुनेंगे आप इसको कि NiCN का 4 CN का होल 4 और 2- में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। प्रत्येक संक्रित कक्षक Cn आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति NiCN का होल 4 2- के प्रतिचुंबकीय व्यवहार की पुष्टि करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो अनुपस्थिति है, जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उससे सिद्ध होता है कि जो NiCN4 का होल 2- के प्रतिचुंबकीय जो 2- का आवेश है ये प्रतिचुंबकीय है। तो Ni2+ आयन के कक्षक की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। लेकिन Ni2+ जो है एक ऐसा आयन है जो कि DsP2 संकरण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये DsP2 संकरण इसका प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो डी के जो 5 कॉलम है ये युग्मित हैं, और यहाँ पर S के भी, और P के 2 यहाँ पर 2 ऑर्बिटल या 2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार ये DsP2 संकरण प्रदर्शित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है अनुचुंबकीय और ये है प्रतिचुंबकीय होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न संख्या 5 के, ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है, और इसके खंड गा का जो पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया है, अब हम आ गए हैं पार्ट सेकंड पर।
तो पार्ट सेकंड में हमको दिया है निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी 4 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें लिखने आने चाहिए उपसय संयोजक यौगिकों के। यदि आपसे उपसय संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नॉमिनेशन नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इन पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि KCrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, इसका आयुपेशी नाम हमें बताना है। दूसरा उपसय संयोजक यौगिक है PTClNO2 NH3 का होल 4 और SO4। तो चलिए हम लिखते हैं इनके आयुपेशी नॉमिनेशन को। तो प्रश्न संख्या 5 में के गय का जो सेकंड प्रश्न है वो है KCrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, इसका हमें आयुपेशी नाम लिखना है। तो आप जानते हैं कि उपसय संयोजक यौगिकों में सबसे पहले हमें नाम लिखना होता है धनायन का। तो यानी धनायन है यहाँ पर K, और K को हम बोलते हैं पोटेशियम। तो सबसे पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे पोटेशियम। इसके बाद हम लिगेंडो का नाम लिखते हैं, और वो भी लिखते हैं हम अल्फ़ाबेटली, यानी जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है उसके अकॉर्डिंग जिसका नाम हमें पहले आता है उसके ही नाम हम लिखते हैं। तो यहाँ पर H2O होता है एक्वा, एक्वा में A आता है और A सबसे पहले आएगा, तो इसी का नाम हम पहले लिखेंगे। और यहाँ पर एक्वा कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम डाई। जब कोई यौगिक 2 बार आता है, कोई लिगेंड 2 बार आता है, तो उसका नाम लिखते हैं डाई एक्वा। अब यहाँ पर जो हमारा ये समूह है ये भी 2 बार आया है, और ये समूह कौन सा है हमारा? ये कौन सा लिगेंड है? ऑक्सोलेटो। तो डाई एक्वा डाई ऑक्सोलेटो। और यहाँ पर हमारे पास जो Cr है, Cr होता है क्रोमेट। अब लिखेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा है CrO, Cr को बोलते हैं हम क्रोमेट। और क्रोमेट, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, तो यहाँ पर Cr की जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आएगी 3rd, क्रोमेट 3rd। ये हमारा जो खंड गा का सेकंड का आ था उसका आयुपेशी नाम हो जाता है पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सोलेटो क्रोमेट 3rd। अब यहाँ पर जो हमारा वाह है उसको हम उसके आयुपेशी नाम को देख लेते हैं PTClNO2 और NH3 का होल 4 SO4। तो इसका नाम सबसे पहले हमने लिखना होगा, जो यहाँ पर कोई भी धनायन नहीं है तो धनायन हमारा संकुल ही है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, और लिगेंड है हमारा एमीन। तो एमीन में A आता है, तो सबसे पहले हम एमीन का नाम लिखना पड़ेगा। और एमीन हमारा यहाँ पर कितने एमीन है? 4 हैं, तो 4 पे हम क्या लगाते हैं? टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब यहाँ पर ये Cl है, फिर आएगा A के बाद में क्या आता है? C, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोराइडो टेट्रा एमीन क्लोराइडो। अब NO2 है, तो NO2 पे लिखेंगे हम नाइट्राइटो टेट्रा एमीन क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो का नाम आएगा नाइट्राइटो। और ये एक उभयधातुक लिगैंड है, इसलिए इसमें हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा N, नाइट्रेटो के बाद में N लगाना पड़ेगा। और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना पड़ेगा। केंद्रीय धातु परमाणु है हमारा प्लेटिनम। अब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन संख्या लिखनी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन संख्या इसकी कितनी है? 4। तो प्लेटिनम की जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसमें तो वो आएगी 4, और यहाँ पर SO4 का नाम लिखना पड़ेगा लास्ट में सल्फेट। तो इस प्रकार ये इसका आयुपेशी नाम हो जाता है। तो आप देख लीजिए टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो ये सल्फेट जो है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमारा जो उपसय संयोजक यौगिक है उसका आयुपेशी नॉमिनेशन है, ये ना कि इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 5 है उसका खंड गा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है?
तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको क्वेश्चन बैंक के माध्यम से दिखाते हैं। आप इसको स्वयं लिख लेंगे और इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर दिया न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। तो चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब जो डीएनए की संरचना है ये आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये जो चित्र है ये भी आपसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, संरचना सूत्र है, ये संरचना का चित्र है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली इसको नहीं समझा पाऊँगा, तो आप इसको स्वयं तैयार करेंगे। और इसी का जो पार्ट सेकंड है उसको भी आप अच्छी तरह स्वयं ही तैयार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट सेकंड की ओर। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या है सेकंड पार्ट का। तो हमारा जो इसका पार्ट सेकंड है, खंड घ का जो पार्ट सेकंड है वो है प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या करनी है। जैसा कि अभी हमने डीएनए का देखा, इसी प्रकार से हमें प्रोटीन की भी प्राथमिक और द्वितीयक संरचना के बारे में समझाना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। तो ये आपके सामने ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है और ये इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, तो मैं द्वितीयक संरचना का भी जो है आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। और ये द्वितीयक संरचना है और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। और द्वितीयक संरचना में ये हमारा एक और जो हमारा स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बीटा चपटी चादर संरचना भी बोलते हैं। और ये एक और हमारा दिया हुआ है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में ही, जिसको हम बोलते हैं लहरियादार चादर संरचना। लहरियादार चादर संरचना ये भी द्वितीयक प्रोटीन की ही संरचना है। तो द्वितीयक प्रोटीन तीन प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है। पहला ये, सेकंड आपके सामने है ये, तो इन सभी को आप, और थर्ड है आपके सामने ये। तो आप इन सभी को अच्छी तरह तैयार कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये आपके सामने जो है इसको रख दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले को सही साबित करेंगे और जो प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना है प्रोटीन की उसको आप बहुत ही अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है छठे का हेलो एरेनो की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें हेलो एरेनो की नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अनुनाद प्रभाव को समझाना है और क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। पहला वुटज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके अथवा के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अथवा का क्वेश्चन है। तो हमें छठे के का ही सिर्फ देखना है और इसके दो पार्ट हैं, वुटज फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एरेनो की नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 के कै का उत्तर है। और ये है क्या होता है भाई कि जब हम एरिल हैलाइड नाभिक की भी प्रतिस्थापन के लिए कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक भी प्रतिस्थापन के लिए कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं। क्योंकि जो हमारे हैलोजन परमाणु पर जो उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ
संयुग्मन में होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। यह निलंबित अनुनादी संरचनाएं रखता है। यह निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं रखता है। तो किस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं रखता है, इसको हम आपको, ये जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर Cl है, Cl पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को भेजता है पहले, जो हमारा ऑर्थो कंडीशन पर जो कार्बन होता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म को भेजेगा तो यहाँ पर बचेंगे 2 और Cl पर आ जाएगा धनावेश, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ को जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ को जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर पैरा कंडीशन पर पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, तो पैरा कंडीशन पर फिर क्या होगा, पैरा कंडीशन से आगे को जाएगा तो यहाँ पर पैरा कंडीशन पर जाएगा ऋणावेश और एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है यहाँ पर अनुनाद हो रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पैरा कंडीशन पे से यहाँ पे पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले जो कार्बन है हमारा, ये इस कोने पर जो कार्बन होगा उस पर हमारा ऋणावेश आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से फिर जो है दोबारा से जो यहाँ पर जाएगा इस कंडीशन पे, इस वाले कार्बन पे जब पहुँचेगा तो फिर से जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर था वही हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर सकता है। और जो है इसीलिए जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक प्रतिस्थापन के लिए कम क्रियाशील होते हैं। और इसके जो ये रिएक्शन दी हुई है, इसके बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे कि अनुनाद के कारण CCl बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। जो CCl बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, ये किसके कारण, अनुनाद के कारण। अतः इस आबंध का विदलन कठिन होता है। यही कारण है कि ये जो बंध है ये एकदम से आसानी से नहीं टूटता है। और इसके अतिरिक्त CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर एरिल हैलाइडों में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होने के कारण अधिक S लक्षण तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। तो भाई एरिल हैलाइडों में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होने के कारण अधिक S लक्षण तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है, जबकि एल्किल हैलाइडों में CX बंध जो होते हैं वो एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा छोटे एवं प्रबल होते हैं। और इन्हीं कारणों से एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के अपेक्षा नाभिक रावगी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ये शुरू है और ये आपको सब पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। और ये इसका डेरिव थोड़ा सा विस्तार में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अथवा में दिए थे। अब हमें इनमें से एक करना था, तो हमने ऊपर छठे के खंड को हल कर लिया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है प्रश्न संख्या छठे के ख का। तो छठे का जो खा है उसमें दे रखा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, राइमर टीमन अभिक्रिया, तीसरा है विलियम संश्लेषण। अथवा हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने थे दो, कि गिरगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण को लिखिए। और सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें हमें दे रखा है फिनोल से पिक्रिक अम्ल और एथेनॉल से मेथेन। तो हमने इन दोनों पार्टों को सोल्व किया है। तो इन दोनों पार्टों को ही, यानी हमने प्रश्न संख्या जो छठे के ख का है उसको अथवा के जो जितने भी प्रश्न हैं हमने उनको सोल्व कराया है। तो मैं समझाता हूँ इन सभी क्वेश्चनों को। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न संख्या छठे के ख का उत्तर, और ये सभी हल हैं अथवा वाले। जो अथवा के क्वेश्चन हैं उसके हल हैं। और उसका पहला क्वेश्चन क्या था कि गिरगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का किस प्रकार बनाया जाता है, उसका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया गिरगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें RCH2OMgX प्राप्त होता है। जब हम इसकी
पुनः क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 डिग्री एल्कोहल, यानी ये प्राथमिक एल्कोहल है। और साथ में हमें प्राप्त होता है MgOH। और सेकंड में हमें क्या होता है, ग्रगनार्ड अभिकर्मक से हम प्राप्त करेंगे द्वितीयक एल्कोहल। तो ये किस प्रकार करते हैं, जब हम एसिटेल्डी कोई भी एल्किल एसिटेल्डिहाइड होता है या फिर बोल सकते हैं एल्डिहाइड होता है, उसकी जब हम क्रिया कराते हैं R-MgX से, तो हमें प्राप्त होता है RCHOMgX और R डैश, यानी यहाँ पे 2 डिग्री ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया अभिक्रिया हो रही है। ये अभी जब हम इसका फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे या अपघटन कराएंगे, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा RCHR-OH, और ये यहाँ पर है हमारा 2 डिग्री हैलाइड। ये हमारा 2 डिग्री हैलाइड बनकर तैयार हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप इन सभी रिएक्शंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। ये RCHO है, यहाँ पर R की जगह हम कोई सा भी एल्किल ले सकते हैं, चाहे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जब हम इसकी क्रिया R-MgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, तो हमें इसका मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है RCHR-OMgX। और जब हम इसका पुनः जल के साथ अपघटन कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है RCHR-OH, और ये है 2 डिग्री हैलाइड, और प्लस MgOX हमें प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है 3 डिग्री जो एल्कोहल है, उसका निर्माण हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से कैसे करते हैं। तो RCOR यानी कीटोन, और R की जगह कोई सा भी, मैं आपको बता ही चुका हूँ, R की जगह कोई सा भी एल्किल हो सकता है। तो RCOR की जब हम क्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो हमें 3 डिग्री हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये है हमारा 3 डिग्री, सॉरी यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर हैलाइड गलत लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर हम एल्कोहल बना रहे हैं, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, और साथ में हमें प्राप्त होता है MgOH। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, खंड छठे के खा में जो अथवा का हल है, उसका फर्स्ट पार्ट। अब ये है सेकंड पार्ट, कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, जब हम फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्राइटोफिनोल या फिर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और साथ में जल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्राइटोफिनोल, जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। और फिर हमें दे रखा है दूसरा, कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से मैथेनॉल। तो एथेनॉल से मैथेनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। तो जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एसीटेल्डिहाइड। ये एसीटेल्डिहाइड है, इसका सूत्र आप लिख लेंगे, इसका नाम एसीटेल्डिहाइड। अगर ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं बता रहा हूँ कि ये CH3CHO एसीटेल्डिहाइड है, इसका स्वयं नाम लिख लेंगे। और जब हम एसीटेल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये एसिटिक अम्ल है, इसका भी आप नाम लिख लेंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। और जब हम एसिटिक अम्ल की NH3 से क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट हमको प्राप्त होता है। और जब हम अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं, तो इसमें से जल निकल जाता है, यानी जल का एक अणु निकल जाता है, और हमें प्राप्त होता है एसीटामाइड CH3CONH2। और जब हम एसीटामाइड की क्रिया ब्रोमीन या एल्कोहलिक पोटेशियम से कराते हैं, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CH3NH2 मैथिल एमीन। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैथिल एमीन है। और जब हम मैथिल एमीन की क्रिया HNO2 से कराते हैं, तो हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैथिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम ही मैथेनॉल होता है। तो इस प्रकार हमने एथेनॉल से मैथेनॉल बनाने में
क्या क्या प्रक्रम अपनाया जाता है, ये हमने आपको रासायनिक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के खाका अथवा का हल था ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड रिएक्शंस है, तो इन सभी को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। ये अथवा में दिए हुए हैं, ये हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वें के का पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरा है गाटरमैन कोक अभिक्रिया, तीसरा है एल्डोल संगनोन। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 7वें का है इसी खंड को हम सोल्व करने वाले हैं, अथवा के क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करेंगे। तो कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमैन कोक अभिक्रिया और एल्डोल संगनन क्या होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल में पूरी रिएक्शन सहित समझाने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 के क्या का उत्तर है। पहला पार्ट है उसका कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया, एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराने पर, जब हम एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ मैथिल एल्कोहल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मैथेनॉल। इसका नाम लिख लेंगे आप, मैथिल एल्कोहल। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका नाम मैथिल एल्कोहल। और ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पर जो हमारी एक और इसका उदाहरण हमने लिया है, जब हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजिल एल्कोहल और प्लस साथ में प्राप्त होता है हमें सोडियम बेंजिलो एसीटेट। अब यहाँ पर जो हमारा गाटरमैन कोच अभिक्रिया है ये निरर्थक, मैंने जो अभी आपको नाम बताए हैं ये निरर्थक नाम है, इनके नाम जो है मुझे थोड़ा डाउट है, आप इनको स्वयं देख लेंगे कि इनका शुद्ध नाम क्या है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है कि शायद ये नाम मुझसे गलत भी हो सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप इसको स्वयं भी देख लें। नेक्स्ट हमारा है गाटरमैन कोक अभिक्रिया। तो गाटरमैन कोक अभिक्रिया क्या होती है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराने पर, जब हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पहले हम COHCl की अभिक्रिया कराते हैं बेंजीन से, और फिर बेंजीन की अभिक्रिया HCOCl यानी फॉर्मिक क्लोराइड से कराते हैं तो हमें AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, और साथ में प्राप्त होती है HCl गैस। तो ये जो CO प्लस HCl है ये डायरेक्टली बेंजीन से अभिक्रिया नहीं करती है, पहले CO प्लस HCl की अभिक्रिया होती है और फिर बनता है HCOCl। उसके बाद में HCOCl बेंजीन से अभिक्रिया करता है AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होती है। और ये जो अभिक्रिया है ये गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों अभिक्रियाएँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी थर्ड रिएक्शन है उसकी और। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, यानी वे अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NaOH या पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और एल्डोल संघनन कहलाती है। ये जो अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। और एसीटेल्डिहाइड संघनित होकर एसीटेल्डोल बनाता है। तो यहाँ पर ये एसीटेल्डिहाइड है और ये भी एसीटेल्डिहाइड है। एसीटेल्डिहाइड के हमने
दो अणु लिए और इनकी तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहाँ से बना CH3CHOH CH2CHO, और ये है एसीटिल्डोल, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल, और इसी को हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन। तो इस प्रकार आपको एल्डोल संघनन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 7वें के ख का उत्तर। तो प्रश्न संख्या 7वें के ख को हम एक बार देख लेते हैं, जो कि हमारा इस मॉडल पेपर का आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन को, जो कि है कि भाई प्रश्न संख्या 7वें के ख का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, थर्ड है हमारा कार्बिलैमीन अभिक्रिया। तो चलिए इन सभी के अभिक्रियाओं पर हम संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं और जो हमारा आज का पेपर है उसको समाप्त करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम सॉल्यूशन की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 7वें के ख का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड या पोटेशियम लवण बनाता है। इसको आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है। जो प्राथमिक एमिन होते हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और थैलेमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है, और यह अभिक्रिया गैब्रियल संश्लेषण कहलाती है। तो चलिए यहाँ पर ये बेंजीन है, इससे सिंगल बॉन्ड से C2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं और उनसे एक एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर N और H है। ये सूत्र है थैलीमाइड का, और जब हम इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है हमें थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। ये थैलेमाइड का पोटेशियम लवण है, आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, उससे 2 कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु से एक एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और NK+ है, यहाँ पर K+ आ जाता है। और फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं RX से, एल्किल हैलाइड से, तो हमें प्राप्त होता है N एल्किल थैलेमाइड। यहाँ पर R जुड़ जाएगा, K की जगह क्या जुड़ जाएगा? R। यहाँ पे NK+ था, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, और इसको हम बोलते हैं N एल्किल थैलेमाइड। और जब हम N एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के कराते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ये रिंग है, और इससे एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है ONA, और ये जब और साथ में प्राप्त होता है RnH2, यानी 1 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार जब हम N एल्किल थैलेमाइड का क्षारीय अपघटन कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम गैब्रियल संश्लेषण भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रिएक्शंस आपको एल्डोल संघनन और जो गैब्रियल संश्लेषण है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और थर्ड जो नेक्स्ट रिएक्शंस है उसकी ओर। तो हमारी सेकंड रिएक्शंस है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में, यानी एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन, और कैसे प्राथमिक एमीन जिनमें एक हाइड्रोजन कम होता है, बनाते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये सूत्र है CH3CONH2 एसिटामाइड का सूत्र है, और एसिटामाइड की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें प्राप्त होता है मैथिलएमीन। ये मैथिलएमीन का सूत्र है, इसका नाम आप लिख लेंगे मैथिलएमीन, और इसका नाम लिख लेंगे एसिटामाइड है। और जब हम कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है या मैथिलएमीन, और साथ में 2 kBr पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल
प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट और आज का हमारा जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं अंतिम भाग है, वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, एथिल या मेथिल एमीन को एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, एथिल या मेथिल एमीन को एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिक्रिया है क्या कहलाती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में होता है। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है इसका उपयोग किस में होता है? प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में होता है। तो इसकी जो रिएक्शन है ये एथिलेमीन है। एथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं हम, और पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है हमें, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में जल। तो इस प्रकार जो हमारा ये मॉडल पेपर था 2024 का, ये हमने पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ चुका होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में सभी प्रश्नों को एकदम से धुआं मचाकर हल करके आएंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको क्लास 12 से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित मॉडल पेपर या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बनाकर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो क्लास 12 का इस वर्ष पेपर देने वाले हैं वो इस पेपर्स को देख पाएँ और अपने पासिंग मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट का या फिजिक्स का, हिंदी का, या फिर इंग्लिश का, या मैथ का, या बायो का, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप उस मॉडल पेपर को भी अवश्य देखें जो कि इसी पेपर की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।